बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज से आपको बताएंगे शाम में असद ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका है और निस्फ सदी बाद ये सूरज गुरूब हुआ है। जी हाँ, हालात कशीदा हैं। क्या सूरत हाल बनती है, नई हुकूमत किस तरह से तश्कील पाएगी, इस पर तफसीली गौर करेंगे। फिर बात होगी पीसीबी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया है और अब देखना यह है कि हतमी फ़ैसला क्या होता है। क्या दोनों जो ममालिक हैं पाकिस्तान और भारत, इनके दरमियान मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से तय हो जाते हैं। इसके अलावा बात होगी शादी करने वाले हो जाएं खबरदार, क्योंकि नया टैक्स लग गया है। जी हाँ, FBR ने शादी हॉल्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया है। बिल्कुल जी, और अद्वियात के गलत इस्तेमाल से सालाना लाखों लोग मरने लगे। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी होगी बात। और फिर आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की दस्तक, पहाड़ों ने सफ़ेद दुशाला ओढ़ ली है। कहाँ कहाँ पर इस वक्त मौसम सर्द है और कहाँ मरतूब, कहाँ गर्म है, ये तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी अहम टॉपिक के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही पुरुमीद थे कि बहुत जल्द आईसीसी की जानिब से फ़ैसला हो जाएगा। और जो इस वक्त हम जिस कश्मकश में जारी है पाकिस्तानी पूरी कौम के, क्या चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी और आएगी, क्या होने वाला है, इंडिया लचक दिखाएगा या नहीं, और आईसीसी किसके हक में फैसला देगा, क्या होने जा रहा है। जुनेद, आप कोई लगा सकते हैं क्या राइयां तो हो रही है। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट है। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप आपके इल्म में है जारी था, जिसमें टाइटल बांग्लादेश ने जीत लिया है। और दुबई में ये हुआ जूनियर एशिया कप, जिसके फाइनल में भारत को 59 रन से बांग्लादेश ने शिकस्त दी है। और एक अपसेट भी इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बांग्लादेशी टीम ने 198 रन बनाए हैं, जबकि भारतीय टीम 139 रन पर ही ढेर हो चुकी है। तो मैच के खुलासे पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक जल्द ख़त्म होने का इम्कान है। पीसीबी और आईसीसी के दरमियान मुशावरत जो है वो हो चुकी है। रवाबत जो इस वक्त जारी है। पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है और आईसीसी हुकूमत और पीसीबी के मौक़िफ़ की रोशनी में फैसला करेगी। लेकिन इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, ये समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है। और वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि जी, आप जिस तरीके से मामलात चला रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्रिकेट के हक में, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके हक में एक अच्छी बारगेनिंग करेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तवक्कुआत हैं, कब तक ये पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है, हतमी फैसला कब तक मुतवक्किल है आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अब तक का मौक़िफ़ है उसकी हिमायत की है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि असूलों पे उनका मौक़िफ़ है, उसकी हिमायती बनती है। और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, बहुत अरसे से पाकिस्तान ने डाली हुई है। और इंडिया ने जो फॉर्मूला पेश किया हुआ है, पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल कहा है कि अगर इंडिया लेट से नहीं आता तो इंडिया के मैचेस दुबई में हो जाएंगे। तो देखते हैं। बात तकरीबन मेरे से बार बार मोहसिन नकवी जो लास्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यही थे कि वो बताना नहीं चाहते। वो कह रहे थे कि चीजें जो है आईसीसी ही अनाउंस करे, तो पाकिस्तान पहले से अनाउंस कर दे, घट जाए कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी, मैं कहूँ कि उनकी कैलकुलेटेड सारे स्टेप्स हैं उनके। और जरा सा और वेट कर ले, एक आध दिन की और बात है। लेकिन हमारे भारतीय मीडिया तो बार बार वावेला कर रहा है कि इंडिया जो है वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है जो शराइत पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं और इस पे अभी डेडलॉक बरकरार है, भारत जो है वो हार नहीं मानेगा। इस तरह की गुफ्तगू भारतीय मीडिया की जानिब से हम देखते हैं बार बार सामने आती है। आईसीसी कंफ्यूज क्यों है? क्या वाकई जो एक भारतीय बीसीसीआई का तसल्लुत है वो कायम है, इस वजह से आईसीसी इस वक्त कोई भी मौक़िफ़ देने पर, वाज़े करने पर तैयार नहीं है या इतनी जल्दी वो फैसला नहीं ले पा रहा? अगेन देखें, रियलिटी तो ये है कि अगर हम मीडिया की बात सुनने लग जाएं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो जरा आईसीसी को डिसाइड करने दें, आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आने दें, फिर आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अगर उनका मीडिया, वो तो वही चाह रहे कि उनकी बात मानी जाए और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आईसीसी को यहाँ एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कॉल किया है कि आईसीसी डिसाइड करे वंस हैंड्स फॉर ऑल, कि ना ये है, आपने हमें मेजबानी दी थी और अब हम अपने मौके पे कायम हैं। अब आप डिसाइड करें कि आइंदा किसी और मुल्क में भी अगर इस तरह का टूर्नामेंट होगा और हम अगर ये रवैया अपनाएंगे तो क्या आपका डबल स्टैंडर्ड होगा वहां पे? तो यहाँ पे आईसीसी बड़ा अच्छा, पाकिस्तान को कहते हैं ना स्नूकर में वो कॉर्नर पे उनको फंसा दिया
अच्छा हमाद भाई, बिल्कुल आप ठीक है। पाकिस्तान ने जिस तरह का उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, वज़ीर आज़म ने उसकी हिमायत भी की है और उन्होंने कहा है कि आपने सही तर्जुमानी की है पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की भी, और होना भी यही चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं है और ICC फिर इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेगा, या फिर जो दबाव है, जिस तरह से इशाल भी कह रही हैं कि वो हमेशा की तरह से कोई बाइस्ड फ़ैसला भी कर सकता है? देखिए, बाइस करेगा तो मैंने वही कहा ना, फिर आइंदा उनको फिर पाकिस्तान, इंडिया में 3 टूर्नामेंट्स है जो पाकिस्तान ने 3 साल की शर्त रखी है, इंडिया में अगले 3 मेगा इवेंट्स, तो फिर ICC को वहां पे भी यही अपनाना पड़ेगा। तो ICC बड़ा सोच समझ के फैसला करे, ये ना हो कि वो अगर आज इंडिया को फेवर कर दें तो कल उन्हें ये पाकिस्तान के साथ भी वही करना पड़ेगा जो है उन्होंने आज इंडिया के हक में कर रहे हैं फैसला। तो ICC ऐसा नहीं कर सकती, बाउंड है। आप किसी भी मुल्क को मेजबानी दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो उसका राइट है और उसको वो डिजर्व करता है, उसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल ठीक है। हमाद भाई, जनूबी अफ्रीका के पाकिस्तान के साथ सीरीज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप तवक्को कर रहे हैं अपने प्लेयर से? देखिए, ओवर द इयर्स पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन वनडे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बड़ी पैथेटिक है। यस, इन T20 हमारा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे में हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग, और शुरू से लेकर अब तक हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे जाके क्यों स्ट्रगल करता है। मुझे तो नहीं समझ आती कि वहां के पिचेस, श्रीलंका की टेस्ट सीरीज हो रही है वहां पे और श्रीलंका बासानी उनको कॉर्नर भी कर रहा है। ये आज 5वां दिन है टेस्ट मैच, श्रीलंका को 143 रन चाहिए, 5 विकेट उसकी अभी बाकी है। वनडे में पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 82 वनडे खेले गए, पाकिस्तान ने सिर्फ 29 जीते, 51 जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीते। इसी तरह T20 की बात की जाए तो 19 मैचेस हुए, 11 पाकिस्तान ने। चले T20 में हम कह सकते हैं अपर हैंड है, शॉर्टर फॉर्मेट, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का वो टेम्परामेंट नहीं है, वो जल्दबाजी में खेलते हैं, वो ऐसी टीम को फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके। लेकिन इस बार चूंकि हम जिम्बाब्वे से हमाद भाई जीत कर जा रहे हैं, तो एक तो मोराल कितना हाई होगा हमारे प्लेयर्स का, और क्या नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने आजमाया? जुनैद, क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत कोई अहमियत रखती है? मुझे पहले ये बता दें। 12वें नंबर की टीम को जो हम बासानी में क्लीन स्वीप करना चाहिए था, हम उससे जीत के बड़ा खुश हो रहे हैं, वो भी 2-1 दोनों फॉर्मेट में, वनडे में और T20 में बासानी जीतना चाहिए था। बेशक आपने यंगस्टर्स को भेजा है, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपका डोमेस्टिक और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था, करना चाहिए था। मुझे एतराज यही होता है कि आप जब छोटी टीमों से इतना टफ मैच खेलेंगे तो अच्छी टीम्स तो आपको मार्जिन नहीं देंगी। हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की, तो 26 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 16 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते, तो गैप है बहुत ज्यादा। और अभी अगर हम कहें कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो ये है कि इन T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के 5 मेन प्लेयर जो हैं वो नहीं खेल रहे, जिनमें एडन मकरम है, येंसन है, केशव महाराज, कगिसो और रबाडा एंड ट्रिस्टियन स्टफ, ये 5 मेन प्लेयर हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि रोज कह रहे हैं आप कि हमें इस तरह की छोटी टीम के सामने कम से कम वाइट वॉश करने का जो है एजाज़ है वो हासिल करना चाहिए था, और जो नए खिलाड़ी आजमाए जा रहे हैं यकीनी तौर पे ये भी हमारे प्लेयर्स का एतमाद बहाल करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात हो जाए कुछ सुरों के सुल्तान की, और आज उनकी सालगिरह भी है। राहत फतेह अली खान 50 बरस के हो गए हैं और बड़ी हैरत की बात है, आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फतेह अली खान की बात हो रही है। आज 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो लगते नहीं है वो 50 साल के। राहत फतेह अली खान दिसंबर 1974 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे, और उन्हें मशहूर ज़माना नुसरत फतेह अली खान और अपने वालिद फ़रख फतेह अली खान के साथ बचपन जो है उनका गुजरा, और कवाली की तरबियत भी उन्होंने हासिल की है। तो 50 बरस के तो किसी सूरत वो नहीं लगते। और हमारी तरफ से भी उन्हें ढेरों मुबारकबाद उनकी सालगिरह पर। एक रिपोर्ट देखते हैं उन पर। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। हम भी 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं उन्हें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए एक बड़ी तब्दीली की जो कि रुनमा हुई है शाम में, जहां पे असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज निस्फ सदी के बाद बिलाखिर डूब गया है। सदर बशारुल असद ने 24 साल के बाद हुकूमत छोड़ी है, और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं उनके वालिद के ऊपर भी। 4000 से ज़ायद लोगों को कत्लेआम करवाने का इल्ज़ाम है 1982 में। फिर बशारुल असद के ऊपर भी कहा जाता है कि अपने इस इक़्तिदार के दौर के अंदर 5 लाख से ज़ायद अपने मुखालिफिन को उन्होंने मरवाया है, जिसके बाद ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये हुकूमत का तख्ता पलटा है। बशारुल असद
असद मुल्क छोड़ के फरार होने पर मजबूर हुए हैं। लोग वहाँ पे सड़कों पे जश्न मना रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, अवाम का जो जश्न मनाने का तरीका है वो ये बताता है कि शायद अवाम इतने तंग थे सदर बशार अल असद से, इस गवर्नमेंट से, या फिर जो कुछ भी हो रहा था वो तमाम जो एक जंग किसी कैफियत सी थी उससे निमट जाने के बाद, वो तमाम मामला हल हो जाने के बाद इस वक्त अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो हम इस तमाम मामले पर बात करेंगे। रिपोर्ट भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। शाम में बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का सूरज डूब गया। शामी फौजी कमांड ने ऐलान कर दिया। दमिश्क में गोलियां चलने और धमाके सुने जाने के इतलात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अवाम ने उमिया स्क्वायर पर जश्न मनाया। शहरी शामी फौजी के टैंकों पर चढ़ गए। शामी बागी गिरोह का कहना है जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं है। बागी मलेशिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया गया। शामी बागियों ने सरकारी टीवी पर फतह और कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। अबू मोहम्मद अल जवालानी कहते हैं शाम से बशारुल असद हुकूमत के तवील दौर का खात्मा हो गया है। सयाह दौर के खात्मे के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। असद खानदान ने 1970 के अवाइल में शाम में इक़्तिदार हासिल किया था। हाफिजुल असद के बाद इनके बेटे बशारुल असद ने शाम पर 24 साल हुकूमत की। शाम पर असद खानदान का दौरे हुक्मरानी निस्फ सदी से जायद रहा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है और 250 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा उनसे राब्ते में है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान लाया जा सके सेफली। लेकिन सूरत हाल क्या डेवलप होगी आने वाले दिनों में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी साहब, जो कि माहिर हैं आलमी उमूर के। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि माजी में इराक हो, लीबिया हो या दीगर ममालिक हों, बज़ाहिर यही लगा कि अवाम ने इक़्तिदार को पलटा है या उसका खात्मा किया है। लेकिन जब बेनिफिशरी सामने आते हैं तो लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। तो यहाँ पे क्या शाम में जो कुछ हुआ ये भी अवाम की तरफ से हुआ, उनकी उमंगों के मुताबिक हुआ, या फिर एक बड़े प्लान का हिस्सा है जो कि आने वाले दिनों में सामने आएगा? देखिए, किसी भी जगह पे जो तब्दीली होती है वो जनरली उसमें कहीं ना कहीं बैरूनी ताकतों का हाथ ज़रूर होता है। जो की प्लेयर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल होता है, और बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश को ले लीजिए। बांग्लादेश में तब्दीली आई, वो जो एक हौलनाक दौर था शेख हसीना वाजिद का, और वहाँ सिचुएशन जिस तरह की बनी थी, उसके नतीजे में वहाँ पे बैरूनी रोल जो है, अगरचे इंडिया पाकिस्तान को के ऊपर ब्लेम करता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम लीबिया की मिसाल देखें, इराक की मिसाल देखें, हर एक के डायनामिक्स अलग अलग हैं इसमें से। इराक को हमें अलग से देखना होगा, लीबिया की सूरत हाल को अलग से देखना होगा। लेकिन चूंकि फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो सीरिया है, और सीरिया में जो ये ताज़ा तीन तब्दीली है, यहाँ पे भी याद रखिए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उसमें रूस है, उसमें ईरान है, उसमें तुर्की है, उसमें इस्राइल है, उसमें अमेरिका है, ठीक है जी, और शामी हुकूमत ऑफ कोर्स है। तो इसके अंदर हर एक के अपने अपने मफादात हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क नेबर्स में से जो शाम की सूरत हाल से है वो तुर्की है। बिल्कुल 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जो है नागजीन रेफ्यूजीज़, उसका बॉर्डर लगता है, शायद सबसे बड़ा रकबा जो है बॉर्डर के लिहाज से वो सीरिया के साथ तुर्की का ही लगता है। तो तुर्की का एक बड़ा रोल रहा है, और तुर्की सारी सिचुएशन के अंदर वो एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है यहाँ पे। अब हर एक के यहाँ पे अपने अपने मफादात हैं। यकीनन आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है बाहर का रोल नहीं है। बिल्कुल रोल सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर अब देखा जाए तो किसका ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सदर बशार अल असद ने ये भी कहा था कि हमें जंग में कूदना पड़ सकता है। तो क्या समझते हैं कि ये उसका तख्ता उलटने की वजह क्या? इजराइल ने 14 किलोमीटर से ज़ायद इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, जो बॉर्डर के एरियाज में। अच्छा, इसमें जो सारी सूरत हाल है इसको थोड़ा सा इस पर पस मंज़र पर हम बात करेंगे तो बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पहली बात तो ये है कि जो शाम का डेमोग्राफिक जो सिनारियो है उसको समझना ज़रूरी है। 74% के करीब सुन्नी मुसलमान हैं, 3% के करीब क्रिश्चियंस हैं। रिमेनिंग जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा जो है असना अशरी शिया पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद अलवी जो एक सेक्ट है उसकी भी एक माकूल तादाद वहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद जो है वो द्रूज़ लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं वैसे, लेकिन उनके अकायद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा जो इलीट है वहाँ के पॉलिटिकल मामलात के अंदर वो अलवी और शिया हैं, जो मजमूई तौर पे कुल और क्रिश्चियंस भी इनके साथ हैं। तो मजमूई तौर पे आप कह सकते हैं कि 13 से 15% आबादी ऐसी थी जो बेनिफिशरी भी थी, पॉलिटिकल डायनामिक्स में बाकायदा बिशार हुकूमत के साथ शरीक थी। और ये सिर्फ बिशार हुकूमत की बात नहीं है, इसको आप 48 से ले लें, 49 से ले लें, यही इलीट चली आ रही है। इसमें जो है सबसे बड़ा किरदार जो रहा है वो फ्रांस का रहा है, क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी थी और फ्रांस लेने के लिए भी उन्होंने वहीं का रुख किया। एग्जैक्टली। और लबनान नाम का कोई मुल्क नहीं था, जाते हुए वो लबनान को सीरिया से काट के एक अलग मुल्क बनाकर गए हैं। तो ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को सामने नहीं रखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे एक माकूल तादाद जो है वो कुर्दों की है। कुर्द सुन्नी है वैसे, लेकिन ये कि तादाद के लिहाज से एक एथनिक ग्रुप जो है वो कुर्दों का भी है। एक बड़े इलाके के ऊपर जो है वो कब्जे में है, उनके पास अलहदगी पसंद तंजीम है। कुर्द जो हैं वो तुर्की के अंदर भी हैं, कुल आबादी का 20% है वो वहाँ पर। इराक की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, शाम में उनकी तादाद मौजूद है, और इसी तरीके से ईरान में उनकी तादाद मौजूद है। ये सारे इलाके जो कुर्दों के हैं, तुर्की का, ईरान का, इराक का, इवन शाम का भी ये ख्याल है कि इसराइल, अमेरिका और मगरिब इन तमाम कुर्द आबादियों को काट के एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। एक नया जो है वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। यानी ये इन नेबरिंग कंट्रीज की जो राय में ये है। तो इसलिए तुर्की को जो सबसे बड़ा मसला है वो शाम की कुर्द आबादी के साथ है। दूसरा बड़ा है कि महाजरीन का सबसे बड़ा बोझ उसने उठाया है। लेकिन जो इस वक्त अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान और शाम इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो सामना नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लगता ये है कि शाम को कमज़ोर करने की साजिश में कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं, ये तख्ता उलटने में कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। और फिर इसराइल के उसके बाद से आप देखें तो हमले ज़्यादा तेज़ भी हो गए हैं हिज़्बुल्लाह के ऊपर। तो वो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं, ठीक है अंदर भी बेनिफिशरीज मौजूद थे, इख्तलाफात भी मौजूद थे, दीगर जमातें जो हैं वो उठ खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैरूनी साजिशों का भी शिकार हो गए। देखिए, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो नेबरिंग कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो उसको वॉच करते हैं। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में जो भी तब्दीली होगी, हमारा इंटरेस्ट फौरी तौर पे हमें एक्टिवेट करेगा, हमारे अपने मफादात हैं। और हमारे मुखालिफ इंडिया जो है उसके अपने मफादात थे अफगानिस्तान के अंदर, हमें उसकी वजह से और ज़्यादा एक्टिवेट होना पड़ता था। तुर्की के मफादात ये हैं कि कुर्द अलहदगी पसंद इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो हमारी कुर्द आबादी को मिलाकर हमारे लिए मसला पैदा करें। तो सबसे बड़ा इसमें थ्रेट जिसने फील किया है वो फील किया है तुर्की ने। सीरिया जो इसराइल जो है वो तो उस पूरे रीजन को ग्रेटर इसराइल के तौर पे लेना चाहता है। वो ऐसी हर वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर आके उसे अपने मुल्क को एक्सपैंड करने की कोशिश। आपको लगता कि इस जो ईरान के सबसे बड़ा सोर्स था अपने जितने भी जंगी हिजबुल्लाह के साथ रब्ता हो या कुमुक पहुंचानी हो या जो भी ऑपरेशंस करने हो, वो थ्रू शाम किया करता था। और शाम के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद अगर ये कब्ज़ा हो जाता है इसराइल के हामियों का, तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज ईरान का हुआ है और अगला टारगेट अब ईरान भी हो सकता है इस कार्रवाई के बाद? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का, ईरान की जो रसाई है शाम तक और आगे लबनान तक, वो इराक के रास्ते से है। शाम के कटने का मतलब ये कि बरह रास्त अब ईरान का राब्ता ज़मीनी जो है वाया शाम वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे हिजबुल्लाह पे यकीनन एक असर पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें कुछ और भी हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, इस वक्त इसराइल की हुकूमत अबू मोहम्मद जोलानी को अपने लिए थ्रेट फील कर रही है और वेस्टर्न पावर्स भी उसको अपने लिए थ्रेट फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो थ्रेट फील कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि कुछ और है। वक्त की कमी है। मुख्तसरन अगर हम चाहें कि होने क्या जा रहा है अगले आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में शाम में, क्या हुकूमत अवामी उम्मीदों के मुताबिक होगी या किसी और की मर्जी से? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 15% के करीब जो लोग हैं वो तो बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, उनको तो प्रॉब्लम होगा। रिमेनिंग जो है वो कोई 80-85% लोग, यस, उनमें से कुर्दों को छोड़कर बाकी लोग जो हैं ये उनकी उमंगों के ऐन मुताबिक है और वो इस पे जेन्युइनली खुश हैं और वो जनरली उनका जो है ये जश्न हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और अवाम इतने तंग थे कि बिलाखिर इस हुकूमत के जाने पर वो खुशी मना रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, हम चाह तो रहे थे कि इस पर डिटेल में बात हो, आइंदा आपको ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके असरात ना सिर्फ खित्ते पे बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकते हैं। बहरहाल इक़्तिदार का खात्मा हुआ असद खानदान के, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया, ये बड़ी अच्छी खबर है। मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो सर्दी की लहर में हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं बर्फबारी भी हो रही है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। तो महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उन्हीं से जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब क्या कहते हैं आप, बारिशों का सिलसिला जो एक सिस्टम है वो तो दाखिल हो गया है, कब तक बारिशें मुतवक्के हैं, किन किन इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ब्रीफ सा स्पेल है बारिश का जो आज ही के दिन तक है, और वही जो शुमाली इलाका जाते हैं केपी के वादी सवात हो गया और दूसरे चतराल दीर वगैरह, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, कश्मीर के चंद एक इलाकों में, और इस्लामाबाद से ऊपर जो खित्ता पोटफार इस्लामाबाद के साथ, और ऊपर मरी वरी साइड पे उधर उधर कहीं हल्की बारिश है, कहीं दरमियानी बारिश है, और ज़्यादातर हल्की बारिश ही है। और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी है, कहीं कहीं जो ऊंचे बुलंदो वाला पहाड़ है, बाबू सर टाप हो गया, उसी तरह दूसरी तरफ सवात में कालाम हो गया, और मरी साइड पे चंद एक जगहों पर, स्कर्दू साइड पे गिलगित बल्तिस्तान में, और इसी तरह से मैदानी इलाकों में बारिश की तवक्को नहीं है। ये हम लोग क्या बस इंतजार करते नहीं, बारिशें यहाँ नहीं होंगी? कई फोरकास्ट होके गुजर गई लेकिन बारिश नहीं हुई। जी असल में इस सीजन में, सर्दियों के सीजन में बारिशें हैं ही कम। जो आपने अगर पूरे सीजन की प्रेडिक्शन देखी हो तो दिसंबर से लेके फरवरी तक, और पिछले बल्कि नवंबर से चली आ रही है, बहुत कम बारिशें हुई हैं। नवंबर के आखिर में एक हल्का सा स्पेल हुआ है, वो भी पहाड़ी इलाकों तक ही महदूद है। वेस्टर्ली वेव एक्चुअली जो आती है तो उसी की वजह से बारिश होती है। अच्छा सरदार साहब, ये जिस तरह से सर्दी देर से आई, क्या जाएगी भी देर से? और अभी ये जो आप बता रहे हैं बालाई इलाकों में नया सिस्टम दाखिल हो रहा है बारिशों का, बर्फबारी का, कितना इजाफा होगा इससे सर्दी की शिद्दत में? देखिए डेफिनेटली जब एक वेव आके ना कुछ इलाकों में भी भले हो बारिश और बर्फबारी के चंद के इलाकों में, उसके बाद फिर ये जब पास ऑन हो जाती है तो उसके बाद फिर पीछे इसके कोल्ड एयर आती है, तो जाहिर है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, कल से और इजाफा हो जाएगा। और जो ऑलरेडी टेम्परेचर्स माइनस में पहाड़ी इलाकों में चल रहे हैं वो और ड्रॉप हो जाएंगे, और दिन की सर्दी भी अब अगले जो दिन है ना ये सर्दी के ही हैं, अब सर्दी की शिद्दत में ग्रेजुअली इजाफा ही होता जाएगा सभी जगहों पर। तो सरदार साहब एक खुशखबरी कोई मैदानी इलाकों के रहने वालों के लिए भी दे दें कि वो आने वाले दिनों में कब तक कोई स्पेल जो है वो दाखिल होगा पाकिस्तान में, कोई बारिशों का स्पेल आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अनफॉर्चुनेटली मैदानी इलाकों के लिए कोई ऐसी नहीं है, अभी कोई चांस नहीं बन रहा। आप देखें दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, बल्कि आखिरी हफ्ते में कोई इम्कान हो सकता है, उससे पहले तो कोई ऐसे फिलहाल की जो कंडीशंस है उसके मुताबिक नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है फसलों के हवाले से, क्या ये फायदेमंद होगा? देखिए कुछ जाहिर हर इलाके की डिफरेंट एक तरह से वो होती है ना, जैसे फ्रॉस्टी कंडीशंस होती हैं तो कुछ फसलों के लिए वो नुकसानदेह होती है, खासकर मैदानी इलाकों में जब टेम्परेचर 0 या सब 0 में चले जाएं तो फ्रॉस्ट जो रात को पड़ता है तो वो फिर फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन जो आपके शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर तो इस तरह की मतलब मुसलसल इसी तरह की कोल्ड वेव ही रहती है। जी गिलगित बल्तिस्तान हो गया, केपी के शुमाली इलाके हो गए। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मैदानी इलाकों के हवाले से कोई अच्छी खबर, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो आपने कोशिश बहुत की है कि ज़बरदस्ती किसी तरीके से खबर निकलवा लें, लेकिन वो माने नहीं है। अच्छा जी, बात हो जाए कुछ कमारों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है नाज़रीन, और वो लोग जो कि शादी के इंतजार में है, चाहे वो उनकी पहली शादी हो या फिर दूसरी शादी वाले भी, क्योंकि टैक्स बढ़ गए हैं जी अब शादी के ऊपर भी। ये ओवरऑल शादियों के लिए पहली शादी है, दूसरी शादी, इसमें जो भी शादी का ख्वाहिशमंद है, जाहिर है जो शादी के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10% विद होल्डिंग टैक्स जो लगा दिया है। अब इसके बाद जिन्होंने शादियां करनी है वो सोच रहे हैं कि शादियां मुलतवी कर दी जाएं या फिर शादियां जो है वो सादगी से निकाह हो जाए तो बेहतर है। गवर्नमेंट चाहती है कि शादी को डिस्करेज किया जाए, शादियां ज़्यादा हो गई हैं या शायद आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, टैक्स लगा दो इनके ऊपर भी। जो भी सेक्टर बच गया है जो अभी तक उनकी तवज्जो से बाहर है, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है तो उस पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो शादी हॉल्स पे टैक्स, कल बच्चों पे भी टैक्स होगा। आपके इल्म है कि शादी हॉल्स वालों ने खुद तो अपने पल्ले से देना नहीं था, उन्होंने बिलाखिर आवाम के ऊपर ये टैक्स आयद कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद है हमीदुल्ला खान साहब, माहिर टैक्स अमूर। हमेशा आपको वेलकम मॉर्निंग में। अब ये क्या मामला है? मामलात वो कहते हैं जी तय हो गए हैं, लेकिन इस तय होने के अंदर भी आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया है टैक्स देने से। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रीवियसली इनका था कि शायद जो मैरिज हॉल ओनर्स हैं उनसे ये लिया जाए, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट गए, तो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए जिस पे अब सक्सेसफुल हो गए। अब जो बंदा
शादी के लिए अपना हॉल बुक कराएगा वो 10% उसने देना है। तो अब मिनिमम समझ लें कि कॉस्ट जो बहुत ही लो लेवल पे रख के भी अगर किसी की 5 लाख रुपए है तो उसको 5,50,000 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा। 50,000 एडिशनल है, वो कि ये एडजस्टेबल है, लेकिन जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, ऑलरेडी लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ज़ाहिर है हम मुसलमान मुल्क हैं, ये एक शरई मसला है जिसको लोगों ने पूरा करना है। इसको तो आसान बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। हम बिल्कुल इनकी अपनी अयाशियाँ तो हमेशा हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की वो ख़त्म नहीं हो रही, चाहे इनके लाहौ लश्कर हों, इनके अलाउंसेस हों या इनके जो भी एक अपनी गाड़ियाँ हों, दौरे हों, सब कुछ चल रहा है। अवाम के ऊपर टैक्स किसकी भरमार? कल की भी एक खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, कि जो पंजाब असम्बली के जितने मेंबर्स हैं, स्पीकर है, सीएम है, इन सारे लोगों के भी जो सैलरीज या जो बेनिफिट्स हैं वो भी आलमोस्ट को 200% बढ़ा दी हैं। तो दूसरी साइड पे जो आम लोग हैं उन पे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। तो इस तरह का जब कंट्रडिक्शन होगी तो फिर अवाम जो है ना इंतशार का शिकार होती है, लोगों में बेचैनी होती है। पहले ऑलरेडी महंगाई से लोग तंग हैं, तो इस चीज़ों का जो है ना गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए। तो और अपनी हमारे जो गवर्नमेंट है वो तो ये उनको तनख्वाहें ना भी मिले, हमारे जो सियासतदान हैं वो तो वैसे ही काफ़ी मुल्क को खा रहे हैं, फिर उसके अलावा इनको तनख्वाहें भी चाहिए, अलाउंसेस भी चाहिए। आम आवाम जो है हर चीज़ के ऊपर टैक्स देगी, वो चाहे अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स देते हैं। आप देखें कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, वो छोटी है या बड़ी है, उस बिल के साथ आपका टैक्स लग कर आता है। तो अवाम तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। मुसलमान अगर हमारे देखें तो हमारे जो खुलफा होते थे उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो सैलरी है या रेम्यूनरेशन है एक मजदूर के बराबर हो, ताकि अगर मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा तो उसकी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं हमारी बढ़ जाए। आम लोगों के अब 37,000 है, आपका लेबर का जो मैक्सिमम रेट है वो 37,000 है। अब 37,000 में कैसे बंदा गुजारा? इनको अपनी तो पड़ी हुई है कि जी 8 लाख हो, 10 लाख हो। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी या जो हाई कोर्ट है उनके जजेस की 14 लाख रुपए से ये अपने इनके जो प्रोटोकॉल है वो ख़त्म नहीं हो रहे, अपने अलाउंसेस भी ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा, ये हमी साहब क्या IMF की शर्त थी? आप बता रहे थे कि ये टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हुए जिसकी वजह से इस तरह के अब बिला वजह के टैक्सेस आयद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो प्रिडिक्शन है कि दिसंबर एंड तक जो है ना 400 अरब से ज़्यादा का जो है ना टैक्स डेफिसिट होगा। तो उसको पूरा करने के लिए एक प्रॉपर मनसूबाबंदी प्लानिंग के साथ जाने के बजाय वो इस तरह के जो है ना, वो जिस तरह हमारी ऑलरेडी एक फायर फाइटिंग की आदत है पूरी कौम की, तो वो हुकूमत भी उसी कौम में से ही है। तो इनके भी यही है कि बस आग बुझाने वाला काम करो, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इकानमी को कैसे बढ़ाएं, लोगों की जो है मल्टी स्ट्रीम इनकम कैसे बढ़ाए जाए। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है ना फ्रीलांसिंग और IT के ऊपर बूम आने वाला था, तो पिछले अगर आप 2-2.5 साल से देख लें तो हम इंटरनेट का मसला ही नहीं हल कर सके, और आपका काफ़ी सारे जो है ना बिजनेस लॉस हो रहा है, और काफ़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए सैलरी देना मुश्किल हो चुका हुआ है। तो हम इकानमी को कैसे बड़ा करेंगे? इस वक्त जो 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है, सुनने में ये आ रहा है, जो इतलात है कि जो IFBR की और जो मालिकान हैं मैरिज हॉल्स के, उनकी आपस में जो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि ये तमाम जो टैक्स है वो लिया जाएगा आवाम से। क्या ये बेहतर ना होता कि इसको बांट दिया जाता? आधा आधा कर रहे थे, मैरिज हॉल के मालिकान भी पे करते, अवाम भी कुछ बीच में बोझ उठा लेते। नहीं, सबसे बड़ी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि आप अपने लोगों को अपलिफ्ट करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। जो है आप वो उनसे छीन रहे हैं, ऊपर से टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो जब तक आपके पास मल्टी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, महंगाई हो सकता है इंटरनेशनल इशू है, आप काबू नहीं पा सकते। अब वो भी हमारी जो फिगर्स आ रही होती हैं कि जी हम 39% से 6% पे आ गए। तो ग्लोबली एक ट्रेंड होता है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन से 1-8% का फ़र्क होता है। अगर आप 6% पे आ गए तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% कैसे है? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं, हमारे यहाँ बढ़ा दी जाती है। वज़ीर आज़म तो कल ये क्लेम कर रहे थे कि 39.1% महंगाई में कमी आई है। तो ये इस तरह के इक़दाम मैं खुद ग्रॉसरी करता हूँ। लास्ट ईयर करेंगे या लॉस? लास्ट ईयर मैंने चावल 14,000 रुपए का 50 kg खरीदा था, कल भी मैंने 14,000 का 50 kg खरीदा है। तो फिर ये और कौन सी यानी कम हुई है? घी ऑयल आप देख लें तो उसकी बल्कि प्राइस 2 दिन पहले बढ़ी है। तो पता नहीं किस कौन इनको रिपोर्ट करता है जो यानी लागू होती है तो स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाया जाता है, उनसे मुशावरत की जाती है। चले आपने हॉल मालिकान को या मैरिज हॉल्स वालों को तो शामिल गुफ्तगू कर लिया, अवाम जिसके ऊपर सारा ये बोझ डाला जा रहा है उन्हें कहीं शामिल गुफ्तगू भी नहीं किया गया, उनसे मशावरत भी नहीं हुई। और वही बात कि अगर इतना ज़रूरी था तो फिर आधा आधा भी तो डिवाइड किया जा सकता है। सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो मासेज हैं वो उनको स्टेक होल्डर ही नहीं समझा जाता। हम जितने हैं हमें स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। चंद
लोग हैं जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, करता धरते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही होता है। तो इस वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना गलत से गलत की तरफ जा रही हैं। अगर आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनसे ही सबक लेना चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल तक लोगों को ना लेके जाएं कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान क्या होगा, क्योंकि 10% जो विद होल्डिंग टैक्स लगा, इसके बाद इससे पहले भी हम देखें शाही ज़रूरियात तमाम महंगी हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी खाने के रेट्स बढ़ चुके हैं। शादी हॉल्स वाले जब रेट देते हैं, एक माँ बाप जब उनसे लेने के लिए जाते हैं, बुकिंग करवाने जाते हैं, तो उनके रेट्स तो पहले ही बड़े हाई हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सुनने में आता है, देखने में आता है कि शादियाँ इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि वालिदैन के वसाइल नहीं है, बेटियाँ घर में बैठी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बारे में नहीं सोचा कि वो तमाम वालिदैन की इस परेशानी से गुजरेंगे। जो बेचारा वालिद 30,000 40,000 की तनख्वाह कमाता है, वो कहाँ पर अपनी बेटी की शादी करेगा जाकर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इवन हमारी जो मेड थी, उनके लास्ट 2 वीक्स अर्ली जो है ना उनकी थी, तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से यानी हम कस्टम्स में इतने फंस गए हैं कि एक मेड की बच्ची की शादी के लिए ना मिनिमम 70,000 चाहिए था कि खाना जो है ना खिलाया जाए, क्योंकि हमने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, सादगी से हम निकल गए। अब ये चीज़ें हमारी ना मजबूरी बन गई हैं, तो उसमें मज़ीद इजाफा जो है ना वो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो खर्चे हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, अब ट्रैवल करना है, किसी मुल्क जाना है, 2 बंदों की बजाय जो है ना 22 बंदे जा रहे हैं, पूरा काफिला जा रहा है। अच्छा, ये कब से नाफिजुल अमल होगा ये नया कानून, और क्या इसके वापसी के कोई चांसेस हैं? कोई देखें ना, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस तो है नहीं। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है उस पे ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर करेंगे, बिजली के ऊपर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका पता भी नहीं चलता और आपकी जेब से निकल जाता है। तो चांस तो नहीं है कि इसने वापस होना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ओवरऑल जो ईयर एंड के ऊपर प्रिडिक्ट हो रहा है 1000 अरब का जो है ना खसारा टैक्स का हो रहा है। ये लागू ऑलरेडी जो हमारा GDP है, टैक्स टू GDP को 2.5-3 साल पहले 9.22% था, जो कि अब कुछ 7% पे आ गया, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मिनिमम जो हमारा मुल्क है इसमें कम से कम 15% GDP टैक्स का होगा तो हम खर्चे पूरे कर सकेंगे। अब गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो 18-19 हज़ार अरब हैं, और आपका टैक्स रेवेन्यू या 13,000, अब कितने अर्सा आप कर्जों पे चलेंगे, और 13,000 भी पूरा नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमीदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये एक मजम्मत इक़दाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि शादियों को आसान बनाना चाहिए, निकाह को आसान बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने मज़ीद उसके ऊपर टैक्स आयद करके उसे और मुश्किल बनाने की कोशिश किया, और ये अवाम के लिए बड़ा ही मेरे ख्याल में बहुत बड़ा झटका है। और अवाम इसको किस तरह से बर्दाश्त करेंगे ये तो बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जब अवाम की चीखें निकलेंगी। हम आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाजें उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत ने ग्वादर एयरपोर्ट को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ऑपरेशनल करने का फैसला किया है, और जदीद सहूलियात से लैस एयरपोर्ट पर चीनी ग्रांट समेत $240 मिलियन लागत आई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्ते में ग्वादर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का फैसला किया गया है, जो कि एक खुशाइन खबर है। यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। अच्छा, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, और बात हो जाए एक इंतहाई हसास और अहम मामले की। वो ये कि आपको हर शहर और हर इलाके में फार्मेसी तो मिल जाएगी, लेकिन फार्मेसी पर फार्मासिस्ट नहीं होता, जो कि बहुत बड़ी वजह बन रहा है। शरह अमवात में मुल्क भर में 95% फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट ना होने से मरीजों की बड़ी तादाद अद्वियात का गलत इस्तेमाल करती है, और माहिरीन के मुताबिक फार्मेसी के माहिरीन और तरबियत याफ्ता अफराद की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में सालाना 5 लाख से ज़्यादा अफराद भी गलतियों और ख़ासतौर पर अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल जी, और जब आप किसी फार्मेसी पर जाते हैं और आप कोई भी दवाई वहाँ पर मांगते हैं तो आपको मेडिसिन बिना सोचे समझे दे दी जाती है, और समटाइम वहाँ पर जो आम लोग हैं, कोई शॉपकीपर के तौर पर वहाँ पर खड़ा होता है, वो आपको मेडिसिन दे देता है। तो हम यहाँ पर डॉक्टर कैसर सज्जाद, साबिक जनरल सेक्रेटरी PMA, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर कैसर साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ पर फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देखकर अद्वियात दी जा सकें, वहाँ पर आम जो सेल्समैन है उनको खड़ा कर दिया जाता है। कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इशू पुराना है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में हम बारहा कहते रहे कि जी डॉक्टर्स की, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन डिस्पेंस नहीं होनी चाहिए, और जो फार्मासिस्ट हैं
मेडिकल स्टोर पे, चाहे वो जितने भी हैं, 1 है, 2 है, लाख है मेडिकल स्टोर, उन सब पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब होता यह है कि मेडिकल स्टोर जो है किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। ये भी चेक करना चाहिए कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर्स के वो सर्टिफिकेट ले लेता है और वो उसके नाम से रजिस्टर्ड करा के डॉक्टर साहब को महीने के हिसाब से पैसे दे देता है और अपना मेडिकल स्टोर चलाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो क्राइम हो गया कि आप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं फार्मेसीज को बनाने के लिए। नुकसान कितना है? और ये जो फिगर हम देख रहे हैं कि सालाना 5 लाख लोग अमवात का शिकार हो जाते हैं इसी गलती के बायस। जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हर आदमी, जैसे कि अभी इंट्रो में आपने बताया कि लोग अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर जाते हैं और जिस तरह की भी दवा हो, चाहे वो आम आदमी को देना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो दे दी जाती है और वो मरीज जो है वो लेके खाता है, अपनी मर्जी से खाता रहता है और उसके गुर्दे खराब होते हैं, जिगर खराब होता है, उसका मैदा खराब होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी है और मैं समझता हूँ कि एक हमारे यहाँ आप जैसे 5 लाख लोग बता रहे हैं, इस तरह तो बहुत सारे और बीमारियों में लोग इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन एक अननेसेसरीली, और हमारे यहाँ चूंकि सेल्फ मेडिकेशन का एक अजीब सिस्टम है, बहुत ज्यादा कॉमन है कि सेल्फ मेडिकेशन है, जाहिर है ये भी फार्मेसी से ही आएगी। आपने जाना तो अल्टीमेटली फार्मेसी पे या वहीं से मेडिसिन लेनी है। अगर कोई बंदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेकर जाता तो क्या उसको मेडिसिन दे देनी चाहिए? अगर वो कह रहा है मेरा गला खराब है, मुझे फीवर है, तो उसको मेडिसिन दे देनी चाहिए या फिर इसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए, कोई सेल्फ मेडिकेशन ना कर पाए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी रवैया, जिस आप भी कह रहे हैं, यही है घरों में कि हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम डायरेक्ट फार्मेसी पे रुकते हैं और हम वहाँ से मेडिसिन लेते हैं अपनी मर्जी और हम वो खा लेते हैं। कितने साइड इफेक्ट्स इसके भी हो सकते हैं? देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके तवज्जुह से तमाम हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, इसके तमाम तकरीबन 99% जो दवाइयां हैं एलोपैथिक की, वो बल्कि जितनी भी दवाइयां हैं मार्केट में, वो जो हम खाते हैं वो सब साइड इफेक्ट्स रखते हैं। तो आप ये ना समझें कि आप अगर सिंपल पैरासिटामोल खा रहे हैं तो आपको इसके कुछ नहीं होगा। सिंपल पैरासिटामोल अगर आप ज्यादा देर तक खाते रहते हैं, ज्यादा दिन तक खाते हैं, तो आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि आज आप गुर्दे के मरीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो जो लोग खुद से जाके मेडिकल स्टोर पे, बल्कि वो मेडिकल स्टोर वाले से मशवरा करते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द है, कोई ऐसी गोली दे दो, मेरे पेट में दर्द है, कोई ऐसी गोली दे दो, मेरे बच्चे को बुखार है, कोई गोली दे दो। तो वो मेडिकल स्टोर को ये समझते हैं कि जो मेडिकल स्टोर पे जो बंदा बैठा हुआ है वो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है। ये वही वाला फार्मूला है कि अगर किसी गधे के ऊपर बहुत सारा किताब लाद दिया जाए तो लोग कहते हैं कि ये गधा जो है बहुत पढ़ा लिखा है। डॉक्टर साहब, एक और इशू भी है मेडिकल स्टोर का। डॉक्टर साहब, एक और इशू भी है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने एक और प्रैक्टिस पकड़ी हुई है कि वो मुख्तस उन्होंने कर रखे हैं कि किस कंपनी की मेडिसिन वो लेंगे, और उन कंपनी की मेडिसिन दूसरे फार्मेसीज पर मिलती नहीं है। मखसूस किस्म की फार्मेसीज हैं जिनके ऊपर ये मेडिसिन मिलती है। क्या ये ज़रूरी है कि एक ही मेडिकल स्टोर पर तमाम अद्वियात ना मिलें, बल्कि वो मखसूस किस्म की मेडिसिन मिले जिनके साथ डॉक्टर्स का एग्रीमेंट तय हुआ हुआ है? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों तरफ से ये जो आप बात बता रही हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो मेडिकल स्टोर पे कुछ दवाइयां आपको नहीं मिलती हैं, वो भी इसी तरह से कि कंपनी का मेडिकल स्टोर से एक सिस्टम चलता है कि जी मैं आपकी जो दवाइयां हैं वो बेचूंगा तो आप मुझे इतना % आप मुझे देंगे कमीशन। तो वो मेडिकल स्टोर वाला जो है उसी की दवा रखता है, उसी फार्मूले की, उसी कंपनी की दवा रखता है, दूसरे की नहीं रखता है या बिल्कुल कम रखता है। और ये एक माफिया इसमें एक चेन के जरिए इनको फायदा पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट ना होने की सूरत में कानून क्या कहता है कि क्या जुर्माना आयद होगा उस फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट के बगैर फार्मेसी चला रहा है? देखिए, कानूनी तौर पे तो तमाम मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तमाम अस्पताल के अंदर जितने भी अस्पताल है, तमाम अस्पतालों में
एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये कानूनी तौर पे जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सजा मख्तस की गई है वो उसको उसमें करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत संगीन जुर्म है कि मेडिकल स्टोर पे आप बगैर फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाएं और बगैर डॉक्टर्स के, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा डिस्पेंस करें, लोगों को दवाइयां दे दी जाएं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारी दवाइयां मिलती जुलती नाम से होती है, जिसमें कि बड़ा हादसा भी हुआ है कि एक दवा डॉक्टर ने लिखी है, जो मेडिकल स्टोर वाला है वो प्रॉपर पढ़ नहीं सका उसको, और उसकी जगह पे कुछ और इंजेक्शन उसने दे दिया है और वो इंजेक्शन लगाते ही वो मरीज इंतकाल कर गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पे इसको एड्रेस किया जाए और कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल कानून को मुतहरक होना पड़ेगा ताकि इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके, और जहां पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है ऐसी फार्मेसीज को बंद हो जाना चाहिए ताकि लोगों की जानों के साथ ना खेला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि ये एक बड़ा जुर्म है जो कि सरेआम सरजद हो रहा है। और हर फार्मेसी हम देखें तो वहाँ पर ओवरकोट में हमें फार्मासिस्ट तो नज़र आएंगे, लेकिन वो फार्मासिस्ट होते भी नहीं हैं समटाइम, और उन्होंने ओवरकोट पहन रखा होता है। हम आगे बढ़ते हैं। करप्शन का आलमी और करप्शन के खात्मे के लिए आलमी दिन है, और इस मौके पर सदर मुमलिकत का भी पैगाम सामने आया। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात और शफाफियत के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया गया है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बदउनवानी बड़ा चैलेंज है, रियासती सतनों को मौसर कोशिशें करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत करप्शन से वसाइल ज़ाया होते हैं, वो ये कहते हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। करप्शन की वजह से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की मुतासिर हो रही है। आसिफ अली ज़रदारी बड़ा खुलकर बोले हैं करप्शन के ऊपर, और वो कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जंग जो है वो जीतने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने भी ये कोशिशें जो की जा रही हैं इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत अकेले करप्शन के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीत सकती। इसके लिए हर शहरी, हर कम्युनिटी और हर इदारे को इज्तिमाई तौर पे कोशिश करने की ज़रूरत है। तो बुनियादी तौर पे आज 9 दिसंबर है, इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन, और इस हवाले से हमने आपके सामने रखा जो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तरफ से बयान सामने आए हैं, और ऐसे इसका इजहार किया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम अकेले इस जंग को जीत नहीं सकते। इसके लिए हमें आप ये भी कहते हैं कि नौजवानों के साथ मिलकर मुत्तहिद होकर करप्शन के खिलाफ काम करना होगा, और यकीनी तौर पर पूरा मुल्क मिलकर जब करप्शन के खिलाफ काम करेगा तभी करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा अपने मुल्क से। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एहसन असलम जो कि बॉडी बिल्डर भी हैं, और इससे पहले अमेरिका के अंदर वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक और बड़े मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। Stay with us. वेलकम बैक। और आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी तंसाज एहसन असलम, और ये ज़बरदस्त किस्म का गोल्ड मेडल जो कि उन्होंने अमेरिका में जीता है, और एक और गोल्ड मेडल भी है जो कि अभी रिसेंटली वो जीत कर आए हैं। एजाज़ात का सिलसिला जारी है, जीता है ये। और हम लोग ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी तंसाज हैं वो हमेशा से जहाँ पर इतने एथलीट मौजूद होते हैं, तंसाज मौजूद होते हैं, वहाँ पर अपना नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं। पिछले कुछ दिन पहले अमेरिका से भी हमारे एक तंसाज जो है वो एजाज़ जीत कर आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। वेलकम टू शो कहेंगे हम एहसन असलम को, और बहुत बहुत मुबारकबाद भी आपको देंगे। कितने वहाँ पर तंसाज और मौजूद थे इस मैम? कितना टफ था मुकाबला? कितना टफ ये मुकाबला रहा आपके लिए? मैम इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन ऑफ माय लाइफ। उसकी रीज़न ये थी कि बेसिकली ये क्वालिफाई राउंड था। इससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो मैंने यूएसए के अंदर इसका फर्स्ट राउंड खेला था। बेसिकली इट्स अ राउंड फॉर अ ओलंपियन क्वालिफिकेशन, यानी आप यहीं से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करते हो। तो वहाँ से खेलने के बाद जो था यहाँ पर मुझे पार्टिसिपेट करना था। आई हैव 2 ऑप्शन। मेरे पास या तो काज़ाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन था या फिर थाईलैंड के अंदर। तो फर्स्ट अचीवमेंट में फर्स्ट अप्रोच मेरी ये थी कि मैं काज़ाकिस्तान में ही पार्टिसिपेट करूं, बट ड्यू टू वीज़ा डिले वहाँ पे मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सका। तो फिर अब यहाँ पर थाईलैंड में, यहाँ पर मैं अगर मैं एथलीट्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1600 से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो क्वालिफाई करे।
शोज़ के अंदर। ठीक है, और हर मुल्क से कितने कितने एथलीट्स वहाँ पर आते हैं? मैम मैं ज़्यादातर एथलीट्स जो थे वो इंडिया से थे, ऑलमोस्ट तकरीबन 100+ एथलीट्स जो थे वो इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और गोल्ड मेडल कितने जो उम्मीदवार थे उन्हें मिला? गोल्ड मेडल काफ़ी सारे लोगों को मिला अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर। काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि मैं मेन फिजिक खेलता हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 16 से 17 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो तकसीम किए गए, ठीक है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम हुए हैं। एक और भी हैं हमारे एथलीट हैं रब नवाज, वो भी वो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। से कितने एथलीट वहाँ पर गए थे? मेरे मुताबिक वहाँ पर पाकिस्तान से जो है वो 4 एथलीट थे, जिसमें से हमने जो है वो। और ये आप अपने तौर पर गए या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया वजारत खेल ने? सर इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 इयर्स जो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स के अंदर, और ये पहली दफ़ा नहीं है जहाँ पर मैंने कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल लिए हूँ। तो अभी तक तो सर खुद की सपोर्ट है या छोटे मोटे कोई निजी स्पॉन्सर्स। काफ़ी गोल्ड मेडल जीतते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, मुबारकबाद के लिए एटलीस्ट आपको कोई फ़ोन आता है, को आपको किसी एप्रिसिएशन मिलती है ओहदेदार की तरफ से? ओहदेदारान की जानिब से सर बाहर के मुल्कों से आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नहीं। बड़ा अफसोसनाक अमर है। अच्छा, यकीनी तौर पे एक लंबी आपकी जद्दोजहद होगी, एफर्ट होगी, प्रैक्टिस होगी, कितना मुश्किल था ये सफ़र? क्या कुछ आपको करना पड़ा? कितने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं? और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ज़रा बताइए ना, क्या गाइडलाइन है? सर बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं इसमें अपना सिर्फ रोल प्ले नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी इसमें जिद्दोजहद थी। एक बॉडी बिल्डर की लाइफ के अंदर जो है वो उसके फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आई एम राइट नाउ आई एम अनमैरिड, तो लेकिन मेरी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। इवन वो बूढ़ी हैं कुछ, लेकिन कोशिश करती थी कि मेरा आप खुशकिस्मती नहीं समझते कि आप अनमैरिड हैं? क्योंकि अगर आप शादीशुदा होते तो फिर तो ये गोल्ड मेडल जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जुनैद के अपने मसाइल हैं, वो शादी से बड़े नाला नजर आते हैं। आपने छोड़े, हाँ। आपकी आधी एनर्जीज तो आपकी बेगम ने ज़ाया करा देनी थी, फिर ये गोल्ड मेडल तो भूल जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस अभी मुझे है नहीं, तो डेफिनेटली हम आपको तजर्बे से बता रहे हैं। ये तजर्बा इनका आपको आप भी बताइए, आपको फायदे पहुंचाते रहेंगे। ये आपकी खुशकिस्मती है, जितने गोल्ड मेडल समेटने हैं ना एहसन मियां, वो शादी से पहले समेट ले। अच्छा, डाइट आपने कहा कि आपकी वालिदा बहुत सपोर्ट करती रही आपको डाइट में, तो किस तरह की डाइट आप लेते हैं? प्रोटीन डाइट्स होती हैं या कुछ और कार्ब्स वगैरह? मैम पिछले 2 सालों से जो है वो मैं इंटरनेशनली कोचिंग भी जो है वो इंटरनेशनली ही ले रहा हूँ, तो मेरा डाइट प्लान जो थे वो वही सेट करते थे। अच्छा। तो उसमें नॉर्मली ज़्यादातर हम बैलेंस करते थे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को, 2 ही चीज़ें चल रही होती थी, जिसमें बॉयल चिकन। और मुकाबले से पहले तो आप बहुत ज़्यादा परहेज़ या एहतियात करना शुरू, क्योंकि बॉडी लीन करनी है, उसको मस्कुलर करना है जी, उसके लिए एक्सरसाइज भी चेंज होती है। एग्जैक्टली सारा शेड्यूल जो है वो पर मंथ के हिसाब से जब हमें पता लगता है कि हमने पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वो 1-1.5-2 महीने पहले ही जो है वो वीकली शेड्यूल जो है हमारा। अच्छा, ऐसा जब आप यहाँ पे कंटेस्ट के लिए गए और आपने अपने जो मद्दे मुकाबिल बाकी उम्मीदवार होंगे उन्हें देखा, तो दिल में कोई खौफ आया कि यार ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मुझे टफ टाइम दे सकते हैं? ये सबको देखने के बाद आपका एतमाद और बढ़ गया कि नहीं जी, मेरे मुकाबले का इनमें से कोई नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपको नर्वसनेस और घबराहट जो है वो होती है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जितनी दफ़ा भी मैं स्टेज पर गया हूँ वहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। लेकिन खुशकिस्मती इस चीज़ की है कि जब आप इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे होते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको इस तरह के भी मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो मैं जब रिसेंटली USA में था तो वहाँ पे मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला हूँ जो कि ओलंपियन पार्टिसिपेट थे। हमें लगता है पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत शायद पीछे हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंडीशन देखी और उन्होंने देखा कि यार द बॉय हैज़ पोटेंशियल, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो वो ही हुआ। आई थॉट कि अगर वो मुझे अप्रिशिएट ना करते और मोटिवेट ना करते और मैं स्टेज पर जाता तो माइट बी देयर इज अ चांस। अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाबी दे। शादी जरूर कीजिएगा, आपने जुनैद की बातों से डरना नहीं। शादी जरूर कीजिएगा, लेकिन मेडल जितने लेने हैं वो लेने के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। नाज़रीन, सोने की मेडल्स की बात हो रही थी, तो ज़िला द्यामर के अंदर सोना निकालने का अमल भी एक कदीम अरसे से जारी है, एक रिवायत का हिस्सा है। और जुनैद और मैं भी जा रही, ये कदीम तरीका जो है बरसों से वहाँ चला आ रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना वहाँ जाएं, दरियाए सिंध के किनारे। और रोजाना के बुनियाद पर लोग वहाँ पर सुना है कि सोना निकालते हैं, तो वो कैसे सोना निकाल लेते हैं इसके ऊपर रिपोर्ट देखते हैं, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और फिर हम भी सोना जाके निकाल सकें।
जिला दियामेर के अंदर सोना निकालने का अमल एक कदीम और रिवायती तरीका है। ये कदीम तरीका कई सालों से चिलास दरियाए सिंध के किनारे पर सोना निकालने का सिलसिला अब तक जारी है। चिलास दरियाए सिंध के किनारे से रोजाना की बुनियाद पर लोग वाफर मिकदार में सोना निकाल लेते हैं। सोने के जर्रात को दरिया के किनारे तलाश किया जाता है और इस तरीकाकार को प्लेसर गोल्ड माइनिंग कहते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है। सोने के ज़रात निकालने वालों का कहना है कि दरिया के किनारे मौजूद रेत और पत्थरों से रिवायती तरीके से सोने के ज़रात निकाले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेत को एक छलनी पर डालते हैं, जिसके बाद छलनी के नीचे रह जाने वाली रेत को एक कश्ती नुमा लकड़ी के आले पर डाला जाता है और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला जाता है और इस तरह सोने के ज़रात नीचे बच जाते हैं। पानी में शामिल रेत के अंदर सोने के सुनहरी ज़रात नुमाया हो जाते हैं, जिन्हें अलहदा करने के लिए पारे के साथ मिलाया जाता है और यूं सोना अलग हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक दरिया के किनारे गैर मुल्की कंपनीज को लीज पर देने की बजाय अगर मकामी लोगों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो न सिर्फ लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे बल्कि इससे सरकार को भी फायदा पहुंच सकता है। नाज़रीन, दीदी के इश्यूज पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुफासा द लायन किंग के हिंदी वर्जन में मुफासा को अपनी आवाज़ देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में जारी किए गए अपने प्रोमो में अपनी ज़िंदगी की कहानी का मवाजना मुफासा से किया है। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे इस कहानी में बादशाह की एक कहानी बयान की गई है, जिसे शुरू में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है लेकिन बाद में उसने लोगों के दिलों पर राज भी। जरा गुफ्तगू सुन लेते हैं, क्या कहना था किंग खान का। कंपैरिजन करने लगे शाहरुख खान के साथ तो कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता है। मुफासा भी एक यतीम शेर का बच्चा था और फिर किस तरह से उसने जिदोजहद की और अपने आप को मनवाया, उसी तरह से बिल्कुल जो है मुफासा की कहानी भी है और शाहरुख खान की कहानी भी है। हम आपका पसंदीदा सेगमेंट आ चुका है, जी हाँ, सितारों का हाल और अहवाल, आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बगैर वक्त ज़ाया किए MS नादिर साहब, माहिर इल्म नजूम है। आपको वेलकम कहेंगे। नादिर भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में क्या खबर है हमारे प्यारे शायकीन के लिए, कैसा गुजरने वाला है उनका हफ्ता? एक एक करके अगर तमाम स्टार्स का जरा खुलासा कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बुर्ज अमल एरीज से शुरू करते हैं। एक हफ्ते का ही बताना है बाकौल आपके, इसी एक हफ्ते की मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त सियारा मरीख, बुर्ज अमल वालों का जो स्टार बनता है वो मरीख है, मार्स और इसी तरह अपनी ही कैफियत रखने वाला प्लूटो एक स्टार है। ये मुकाबले पे है इस वक्त। तो ये ज़ैचे में 11वां घर और 5वें घर में मुकाबले पे है ये, इसलिए मोहब्बत और औलाद और मोहब्बत और खेलों से मुतल्लिका ये घर होता है। इन तमाम मामलात में बुर्ज अमल एरीज वालों को सख्त एहतियात की जरूरत पड़ेगी। बिलखुसूस इश्क व मोहब्बत के मामलात में सख्त फैसला भी करना पड़ेगा। ठीक है। आपका महबूब हक परस्ती में हक पोशी को सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगा, अक्सर मर्द और ख्वातीन। ठीक है, यानी कि आपको किसी का दिल भी तोड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। नादिर भाई, अगला स्टार क्या है और वो क्या कहता है, इस हफ्ता कैसा गुजरेगा उनका? जी, बुर्ज इसके बाद बुर्ज टॉरस। ठीक है, ये आर्मी से मुताल्लिका बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वालों की जगह की तब्दीली और शिफ्ट होने का मुकम्मल इम्कान रहेगा। इस हफ्ते तेज रफ्तार बसों में सफर करने वाले कलमा पढ़कर सफर करें। खुद गाड़ी और बाइक चलाने वाले सीधा जन्नत में भी लेके जा सकती है बस। ये बस का सफर सीधा जन्नत में भी जन्नत में उस सूरत में अगर अच्छे काम किए होंगे, वरना सीधा दोज़ख भी जा सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो लोग कदीम घरों में रिहायश पजीर हैं उनको भी मोहतात रहना होगा। तामीराती कामों से मुताल्लिका बुलंद जगह पर काम करने वालों को उनको भी होशियार रहना पड़ेगा इस हफ्ते। बिल्कुल ठीक है। और मोहब्बत के मामले में मुश्तरी और अतारत का मुकाबला मोहब्बत के मामलात में दरार डाल सकता है। अच्छा, दूसरों की बातों में ना आइए, ठीक है। नादिर भाई, नेक्स्ट स्टार हमारा कौन सा है और वो क्या कहता है? क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम होगा तो हम चाहते हैं कि सारे सितारों के बारे में बताया जाए, तो आप एक एक करके सबका जल्दी जल्दी बताते चले जाएं, वन लाइनर।
हाँ, बुर्जोजा में मौजूद उल्टा स्यारा मुश्तरी तबीयत में तफाखुर और अनापसंदी के रुझानात को फरोग देगा इस हफ्ते। ठीक हो गया। गुरूर में आकर अपना नुकसान कर जाएंगे, अपना नुकसान खुद कर सकते हैं। गुरूर से बचना है अपने आप को। रूहानियत के मामले में चिड़चिड़ापन होगा, मजहबी मामलात में तकरार का खतरा भी रहेगा। ठीक है, मोहतात रहना होगा। तफरीह मकामात का सफर भी हो सकता है, महबूब के साथ, दोस्तों के साथ भी, दोस्तों का तावन भी होगा इस हफ्ते। फ्लर्ट करने वालों को कामयाबी मिल सकती है। फ्लर्ट करने वालों को भी कामयाबी मिल सकती है। ये हमारे सुनने में गलती हुई है, आपने वाकई में यही कहा नादिर भाई? अच्छा। बुर्ज सरतान कैंसर, बुर्ज सरतान वालों को बेतहाशा पैसा जाया होने का इम्कान नजर आता है इस हफ्ते। फालतू रुपया मुख्तलिफ कामों में जाया करने और फजूल किस्म का सरमायाकारी से भी गुरेज करना होगा। ठीक है, इन लोगों से एटीएम कार्ड ले लेने चाहिए। जी, कारोबारी लोगों को नया स्टॉक रखना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये असल में बातों में आ जाते हैं, ओवर सेंसिटिव लोग भी होते हैं ये। ताल्लुकात दोस्तों से अच्छे रहेंगे। अजीजों से जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं उनमें भी कोई तलखी पैदा हो सकती है। ठीक है, इतना काफी है या मैं मजीद डिटेल? इतना काफी है, इतना काफी है नादिर भाई। अब अगला स्टार कौन सा है? बुर्ज असद से, बुर्ज असद। ठीक है, बुर्ज असद वालों को जज्बाती बहरान का सामना रहेगा। दूसरों की बातों से दिल शिकनी होने का इम्कान रहेगा। ताले में इनके पहले घर में ना मरीख उल्टा चल रहा है। मरीख जज्बात को भड़काएगा, गुस्सा भी आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरों से दस्तों गिरबान भी हो सकते हैं। सब बच के रहें। ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी आपने। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनको मर्द हजरात को कोई चोट वोट लग सकती है, कोई कट लग सकता है। मेकअप करते हुए कोई इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा। ठीक हो गया। ये लियो के लिए है सब कुछ? जी, ये लियो के लिए। चलें जी, एहतियात करें आप मेकअप करते हुए। एहतियात साथ रहने वाले करें, क्योंकि उन्होंने कहा मर्द हजरात को चोट। नहीं, मेकअप करते हुए कुछ चोट भी लग सकती है उन्होंने कहा। आइए चलें आगे, बताइएगा सुंबला के बारे में क्या फोरकास्ट है जी? जी, सुंबला, ये हफ्ता सुंबला से ताल्लुक रखने वालों के लिए माली लिहाज से हर कोशिश के बारे में कामयाबी नजर आती है। मुझे जो भी कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी नजर आ रही है और कमाने के मौके भी। ठीक है, लॉटरी निकलने वाली है वर्गों की। आपके फाइनेंस की घर में स्यारा मरीख उल्टा है, आप इसलिए फजूल अखराजात की तरफ माइल भी रखेगा। इन्हें आप फजूल खर्ची कर सकते हैं। आप शादीशुदा अफराद के लिए मुश्तरी। ठीक है, यानी कि खर्च करते वक्त एहतियात की जरूरत है। अच्छा नादिर भाई, अब अगला कौन सा है स्टार? लिब्रा। बुर्ज मीजान से ताल्लुक रखने वालों के माली सियारे गर्दिश में हैं। सिर्फ वो लोग पैसा हासिल कर सकते हैं जिनको इजाफी आमदनी की उम्मीद है। सियारा जोहरा की अच्छी पोजीशन की वजह से पैसा हासिल होगा। गैर सरकारी लोगों और आम तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वालों को माली तौर पे माली मामलात में तंगी रहेगी। और बुर्ज अकरब नेक्स्ट है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। आपका सियारा इस हफ्ते उल्टा हो चुका है। सियारा मरीख से ताल्लुक होता है, वो उल्टा हो चुका है। पेशा वराना मामलात में रकाबत का सख्त खतरा रहेगा। बिलखुसूस आर्मी, पुलिस और दीगर फोर्सेस से ताल्लुक रखने वालों को होशियारी से काम लेना होगा। पहले बड़ी होशियारी से काम ले रहे हैं नादिर भाई, अगले के ऊपर चले जाएं। ओके, बुर्ज कौस। सियारों की चाल के हिसाब से बुर्ज कौस को जिंदगी के अक्सर मामलात में होशियारी और बेदारी की जरूरत कदम कदम पर पड़ेगी। पैसे की आमद होगी मगर सुस्त रफ्तारी से। जल्दी मुनाफा हासिल करने वाले की लालच में नुकसान का खतरा रहेगा। ठीक हो गया। आर्जी फ्लर्ट करने वालों की सोहबत बुरे तरीके से फ्लॉप होने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बुर्ज जद्दी। पूरे हो गए नादिर भाई? पूरे हो गए हमारे स्टार्स? नहीं, 3 रह गए। जी जी, बताइएगा बताइएगा। बुर्ज जद्दी वालों को एक लिहाज से बेहतरी हासिल रहेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में काफी सियारों का उल्टा होना और मुकाबले पर होना भी बुर्ज को मुतासिर कर रहा है। ताहम बुर्ज जद्दी वालों को माली एतबार से बेहतरी हासिल रहेगी।
ठीक हो गया। कानूनी मामला में उल्टा अदालत आपके वकील की मेल मोहब्बत की तरफ इशारा कर रही है, यानी वकील जो है वो पैचअप करा देगा आपका, तारीख चलें नादिर भाई, अगला स्टार। लोहे की चोट से भी खतरा रहेगा। ठीक है, एहतियात की जरूरत है यहाँ पे। दिल्लू में मौजूद सारा प्लूटो और ज़ोहरा का एक ही जगह होना और मुकाबले पर मरीख का मौजूद होना खवातीन के मामलात में दूरी इख्तियार करने का मशवरा दे रहा है। खवातीन आस पड़ोस में हो या ऑफिस में हो, अजीजों में हो, उन सब से दूर रहने की यही आफियत है। बीवी क्यों ना हो, उससे भी दूर रहने की जरूरत है। ऐसे ही नादिर भाई? जी। आपका महबूब आप देखना चाहेगा कि आप कितने वफादार हैं, वो इम्तिहान भी ले सकता है। ठीक है जी, ये महबूब ने बड़ा तंग किया हुआ है आज के सितारों में। बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने जिस तरह से बताया है कि जो फ्लर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात जो है संगीन रहेंगे, उनको नाकामयाबी हासिल होगी। तो हम लोग यहाँ पर तो खुशाइंदी है कि उनको कामयाबी ना मिले। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।